दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान यानी जनरल साइंस के टॉप 45 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हों, इन क्वेश्चंस को याद करके ज़रूर जाइएगा। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है। प्यारे दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सही जवाब होगा यकृत यानी लीवर। दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पेट के दाईं ओर स्थित होती है। इसे आप सभी फोटो में भी देख सकते हैं। इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। यह बात एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है और कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट भी हुआ है। प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु को जीव विज्ञान यानी जूलॉजी का पिता कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। साथियों, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वाग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं होते। इसे आप ध्यान रखिएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं होते, इसीलिए वे किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का खून ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी खून दे सकता है, जबकि मैंने आपको बताया कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी से भी खून ले सकता है। ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है या किससे बनता है। सही जवाब होगा मेलानिन से। दोस्तों, मानव त्वचा का रंग मेलानिन पिगमेंट से बनता है। अगर मेलानिन की मात्रा शरीर में अधिक हो तो व्यक्ति का रंग सांवला होता है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव का मस्तिष्क यानी ब्रेन लगभग कितने ग्राम का होता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवें प्रश्न का उत्तर आप बताइएगा। तो सही जवाब होगा लगभग 1350 ग्राम का। दोस्तों, पुरुष के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम का होता है, जबकि महिलाओं के मस्तिष्क का वजन थोड़ा सा कम होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है। फ्रेंड्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है या स्रावित होता है। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे स्टमक के पीछे यह वाला जो आकृति आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पेनक्रियाज। और इंसुलिन पेनक्रियाज द्वारा यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, इंसुलिन का स्राव अगर कम हो तो व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह यानी शुगर रोग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन का उत्पादन पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों, सातवां प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सातवां प्रश्न भी है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कार्निया। दोस्तों, नेत्रदान में आँख का केवल कार्निया दान किया जाता है, जिसे आप सभी यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आँख से ही रिलेटेड होगा, जिसमें मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सभी बातें समझा दूंगा। यहाँ पर आप यह ध्यान रखिएगा कि नेत्रदान में आँख का केवल बाहर वाला हिस्सा यानी कार्निया दान किया जाता है, जिसकी सहायता से किसी दूसरे व्यक्ति के आँखों में प्रकाश आ जाता है। प्यारे साथियों, आठवां प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है। देखिए दोस्तों, आंखों के ऊपर का यह वाला जो हिस्सा है, इसे आइरिस कहते हैं और बीच में ये वाला जो हिस्सा है, इसे प्यूपिल कहते हैं। दोस्तों, हमारे आंखों में प्रकाश प्यूपिल के माध्यम से अंदर जाता है, लेकिन नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, आइरिस को हिंदी में पुतली कहते हैं। मैक्सिमम लोगों के आंखों का कलर यही आइरिस यानी पुतली ही निर्धारित करता है।
जो कि ब्लैक या ब्राउन होता है, लेकिन कुछ लोगों के आँख ब्लू भी होते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं। तो यह सभी कार्य आइरिस का ही होता है। यही आँखों को रंग प्रदान करता है, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, 1-2 बातें आपको और आँख से रिलेटेड याद रखना है। मैंने आपको बताया कि यह वाला जो गोला हिस्सा है यह आइरिस है और इसके बीच वाला हिस्सा प्यूपिल है। प्यारे साथियों, जब इसे हम सभी इस डायग्राम में देखेंगे तो यह ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। यह आँखों में दान किया जाता है। दोस्तों, यह वाला हिस्सा लेंस है, जो कि मानव के आँख का उत्तल लेंस होता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि मानव के आँख में जो लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। दोस्तों, यह वाला जो भाग है इसे रेटिना कहते हैं। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 9वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा एड्रेनलिन। दोस्तों, एड्रेनलिन को अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। यह किडनी के दोनों साइड ऊपर में पाया जाता है। इससे तनाव या इमरजेंसी के समय कुछ हार्मोन निकलते हैं, जिससे हम फिर से स्थिर अवस्था में आ जाते हैं। इसी कारण से इसे यानी एड्रेनलिन, जिसे अधिवृक्क हिंदी में कहते हैं, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, 10वां प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम से होता है? सही जवाब होगा पिता के गुणसूत्र से। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र एक्स या वाई से निर्धारित होता है। अगर शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र हो तब बच्चा लड़की होगी, और अगर पिता के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हो तब बच्चा लड़का होता है। यानी कि बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, यानी क्रोमोसोम से। इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, 11वां प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? तो सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को। दोस्तों, यह ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका आकार मटर के दाने का होता है, जो शरीर से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। प्यारे दोस्तों, 12वां प्रश्न है, सामान्यतः निषेचन कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा डिंब वाहिनी नली, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में मादा द्वारा स्रावित अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, तब जाकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, 13वां प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो सही जवाब होगा प्लाज्मा। दोस्तों, आमतौर पर पदार्थ को 3 अवस्था में वर्गीकृत किया गया है, ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड, और गैस यानी कि गैस में। दोस्तों, चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होता है पदार्थ का, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है? सही जवाब होगा NaOH। दोस्तों, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होगा NaOH। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? सही जवाब होगा हेमेटाइट। लोहे का अयस्क हेमेटाइट है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी के अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो इससे यह प्रतीत होता है कि जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्यारे साथियों, 17वां प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई यानी किसकी यूनिट है? तो सही जवाब होगा रेडियो एक्टिव धर्मिता की। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्यूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो सही जवाब होगा 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, सेल्सियस मापक्रम पर जल यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, जबकि हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और बॉइलिंग पॉइंट पानी यानी वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ माइनस 32/9 बराबर सी अपॉन 5। यह इनमें से सही है। दोस्तों, आपने 10वीं कक्षा में यह जरूर पढ़ा होगा, सी अपॉन 100 बराबर एफ माइनस 32/180 इक्वल टू के माइनस 273/100। तो इसी फार्मूले से यह निकलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? सही जवाब होगा -273 सेल्सियस। ताप के सेल्सियस पैमाने पर -273 सेल्सियस पर परम शून्य ताप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? सही जवाब होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस पर पाठ्यांक में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापिया एक हो जाएंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम प्रतिपादन किसने किया था? सही जवाब होगा डोबे राइनर ने। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम डोबे राइनर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। प्यारे साथियों, 23वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा मोजले ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार मोजले साहब ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, यह जो आप लाइन देख रहे हैं, इसे आवर्त कहते हैं और इस वाले लाइन को वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसे ध्यान रखिएगा, जबकि वर्ग की संख्या 18 होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों बातें याद रखिएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है, जबकि वर्ग की संख्या 18 होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब होगा आवृत्ति पर। दोस्तों, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। पिच बढ़ने पर ध्वनि पतली हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। पिच बढ़ने पर ध्वनि पतली हो जाती है, जैसे स्त्रियों का आवाज़। दोस्तों, स्त्रियों के आवाज़ में ध्वनि पतली इसलिए होती है कि उनका पिच यानी तारत्व ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोशिका को कौन निश्चित रूप प्रदान करता है? तो सही जवाब होगा कोशिका भित्ति। दोस्तों, प्लांट कोशिका को निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करता है। यह केवल पादप कोशिका में मौजूद रहता है, कोशिका भित्ति, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सही जवाब होगा रॉबर्ट हुक ने। सेल यानी कोशिका नाम सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? सही जवाब होगा स्पीसीज। दोस्तों, वर्गीकरण की आधारी इकाई जाति यानी स्पीसीज होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखना, जो क्या बताते हैं? सही जवाब होगा वंश तथा जाति को। दोस्तों, द्विनाम पद्धति में पौधों के नामों को दो शब्दों में लिखा जाता है। एक उनका वंश बताता है और एक उनका जाति यानी स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 30 है, आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ इनमें से कौन सा है? सही जवाब होगा डीएनए। देखिए दोस्तों, सेल यानी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और इसे ध्यान रखिएगा कि 23 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम, कोशिका के केंद्रक के क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज। दोस्तों, मानव शरीर में ईंधन का काम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? सही जवाब होगा प्रोटीन से। प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों के माध्यम से ही अंग का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? सही जवाब होगा आयरन की। पालक के पत्तों में आयरन यानी लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब होगा आंत। दोस्तों, टाइफाइड से मानव शरीर का आंत प्रभावित होता है। इस टाइफाइड रोग को मियादी बुखार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डेंगू बुखार किस रोगवाहक के द्वारा संचारित होता है? सही जवाब होगा एडिज इजिप्टी मच्छर के द्वारा। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पीलिया यानी जॉइंटिस में क्या दुष्प्रभावित होता है? पीलिया में यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, इसे ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? सही जवाब होगा विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें दांत से खून आने लगता है और मुंह से दुर्गंध भी आने लगता है। स्कर्वी रोग में ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? सही जवाब होगा फोटान। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलाने से फोटान बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सही जवाब होगा कोरोना। दोस्तों, यह सूर्य का बाहरी हिस्सा होता है। सूर्य ग्रहण के समय यही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं? सही जवाब होगा 7 रंग। दोस्तों, इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग दिखते हैं। इन 7 रंगों को विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप सभी ने कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ा होगा। विबग्योर। दोस्तों, इंद्रधनुष में ये 7 रंग दिखते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? सही जवाब होगा बैगनी रंग का। दोस्तों, इंद्रधनुष में सबसे अधिक फैलने वाला रंग है बैगनी। इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। वहीं लाल रंग, इसका विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी यह रंग सबसे कम फैलता है, इसीलिए यह रंग सर्वाधिक दूरी तक दिखाई भी देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट क्या है? तो सही जवाब होगा नेफ्रॉन। दोस्तों, गुर्दे का कार्य होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, इसे ध्यान रखिएगा। गुर्दे को किडनी भी कहते हैं और इसका जो कार्यात्मक इकाई यानी यूनिट है ब्लड को प्यूरिफाई करने का, जो किडनी का सूक्ष्मतम अंग है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, 45वां क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट रहेगा। आशा है कि इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यह क्वेश्चन वैसे मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। तो प्यारे साथियों, आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट अवश्य करना। आप वीडियो को शेयर भी कर दें अपने मित्रों यारों के साथ, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।